हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारा प्यारा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फसल उत्पादन में उन्नति। ये इतना बड़ा है कि इसे एक पार्ट में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे 3 पार्ट में आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। सो हो जाइए तैयार फाइनली जानने के लिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे होता है। हम जो ये दिन भर में तरह तरह की चीज़ें खाते पीते रहते हैं, इन सब का एक्चुअली में उत्पादन कैसे किया जाता है, हमारे फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं वो सब होती है बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में, और जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाता है और आपके सारे डाउट किए जाते हैं सॉल्व। और अब बात आती है ये जानने की कि मैम जो आप हमें पढ़ाते हैं या जो आप हमें पढ़ा चुके हैं उनके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। बेटा नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे से सेशन को, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो एक छोटू सा हमारा परिचय, छोटू सा इंट्रोडक्शन। लाइक शेयर पहले से ही कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। क्या हमें खाद्य संसाधनों में सुधार करनी चाहिए, और ये खाद्य संसाधन क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू तो दे चुकी हूँ कि क्या पढ़ने वाले, लेकिन आज की इस कहानी में इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि और भी चीज़ों का आपको आइडिया लग जाए। सबसे पहली चीज़ के कुछ पोषक तत्व होते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम सभी जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं? तो आप सब क्या कहेंगे? रुको थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें या हम केवल बात करते हैं ह्यूमंस की, है ना? हम बात करते हैं भैया केवल ह्यूमंस की। एंड हम ह्यूमंस क्या करते हैं जिंदा रहने के लिए? तो आप क्या कहोगे? मैम हम ना रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं। और क्या बोलोगे कि मैम हम ना उत्सर्जन भी करते हैं, बिना इसके काम नहीं चल पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ साथ हम और क्या करते हैं? पाचन भी करते हैं। हमारे शरीर में रक्त का क्या होना आवश्यक है? परिसंचरण या फिर परिवहन होना भी आवश्यक है ना? इसी के साथ जनन भी इसका एक हिस्सा होता है। लेकिन ये कुछ वे चीज़ें हैं जो मानव के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, हम सांस जो लेते हैं, हमारे द्वारा सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रोसेस, चाहे मैं उसकी बात करूं, हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजन युक्त, है ना, हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजन युक्त वजर्य पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ का, चाहे वो बाहर निकालना हो, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे शरीर में हमने जो भी खाया है उसका क्या होना हो, डाइजेशन होना हो, या फिर रक्त का परिसंचरण, इन सब का होने के लिए शरीर काम तब करेगा भाई जब उसके पास एनर्जी होगी। समझ रहे हो? शरीर हमारा पूरा काम तब करेगा जब उसके पास एनर्जी होगी। अब एक पॉइंट उठता है कि मैम ये एनर्जी आती कहाँ से? खाने पीने से आती है। आप सोचो ना, आपके शरीर के ये सभी अंग हमारे जिंदा रहने के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सभी चीज़ें, सभी जो तंत्र हैं, ये काम तब करेंगे जब इनके पास क्या मिलेगी? सही मात्रा में एनर्जी। इन्हें क्या मिलेगी? ग्रोथ के लिए चीज़ें मिलेंगी, तभी जाकर तो ये ग्रो कर पाएंगे। जैसे एक बात बताओ, हमारा जब हम बॉर्न होते हैं तो कितने छोटू से होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके हम कितने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, होता है कि नहीं? लेकिन हमारी ये ग्रोथ किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर होती है? तो हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें सही तरीके से काम करती रहे
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है, और वो क्या है बेटा, तो उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, उन्हीं को हम बोलते हैं। हिंदी वालों आप इसी हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हिंदी में ये हो जाता है पोषक तत्व। कौन सा तत्व भैया? तो ये हो जाता है पोषक तत्व। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं आवश्यक। मतलब अगर आप चाहते हैं कि सारी क्रियाएं सही तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से चलती रहें, तो उनको शरीर को क्या देना होगा? पोषक तत्व। हम अगर टाइम टू टाइम अपना खाना पीना नहीं खाएंगे, यदि हम टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, उसे पानी कब चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट्स कब चाहिए, एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, उसको प्रोटीन किस फॉर्म में चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारा शरीर वीक पड़ जाएगा और ये सभी अंग या सभी तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? अब तभी तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वो पोषक तत्व कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है? तो वो होते हैं भैया जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। और क्या होते हैं? जैसे इसके साथ तो हो गया प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, साथ ही साथ और क्या हो गया भैया? फैट हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होगा, प्रोटीन प्रोटीन ही होगा, फैट बोले तो क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। ये आपके बॉडी में क्या काम कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? रुको मैम आपको बताते हैं। ये आपको बॉडी में ना भाई एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या दे रहे हैं ये आपको? एनर्जी, यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा दे रहे हैं। प्रोटीन क्या कर रहे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट ने तो हमें बॉडी में एनर्जी दी, ऊर्जा दी। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए क्या है भैया? रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हमारा छोटा सा शरीर बचपन से लेकर अभी तक इतना बड़ा हो चुका है, और अभी तो आप 9th क्लास में हो, आपका तो और ग्रोथ होगी। किसके कारण? प्रोटीन। इसीलिए सही मात्रा में ये हमारे शरीर में होना चाहिए। एंड फैट या वसा की बात करें तो ये भी हमें क्या देता है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि ये जो हमें एनर्जी देता है वो कैसी एनर्जी देता है? डबल एनर्जी, यानी कि ये हमें दोहरी ऊर्जा देता है। ओके, तो ये थी कहानी जो मैंने आपको बताई। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्यों बताए सब, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से। मैं आपको ये जो बता रही हूँ कि हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से तभी काम करेंगे जब हमारे पास क्या होंगे? शरीर में न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व, जिसको खाने पीने से हमें बॉडी में क्या मिलेगी? एनर्जी, जिसे खाने पीने से हमारे बॉडी की क्या होगी? ग्रोथ होगी। जैसे फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में डबल देता है। तभी हम कहते हैं कि भाई फैटी चीज़ों को थोड़ा कम ही खाते पीते रहना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ उठता है कि मैम ये सारी चीज़ें हमें मिलते किन किन चीज़ों से हैं? बस इसी के लिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस इसी के लिए तो हम ये पूरी कहानी जान रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना खाए पिए ही जीवन भर जो है वो जिंदा रह सकता है। सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई? खाना पीना तो चाहिए, डाइजेशन भी उसके शरीर में होगा, ठीक है ना। तो हमने जान लिया कि सभी जीवधारियों को भोजन की क्या होती है? आवश्यकता। और भोजन से क्या मिलता है? तो ऑब्वियसली प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा, विटामिन भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप अभी क्लास 9th में हो, धीरे से क्लास 10th में जाओगे, धीरे से नहीं तेज़ी से ही जाओगे क्लास 10th में, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 8th से 9th में आ गए, 9th से आप 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे, अगले साल तुम्हारी बोर्ड है, समझ रहे हो। तो भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। जैसे बहुत कम उम्र में हम लोग बोलते हैं ना कि यार, हम लोग नहीं, कुछ लोग बोलते हैं बहुत कम एज में ही कि यार मुझे ना मेरी आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन ए की ही कमी हो गई है, जिसके कारण आपको हो गया है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें ना हो, तो सही मात्रा में हमें इन सबको खाते पीते रहना चाहिए। लेकिन इनके होते हैं सोर्सेस, स्रोत।
हम इन्हें कैसे खाएं पिएं। तो कई सारी दिन भर में चीज़ें होती हैं, हमें उसको देखना होगा, समझना होगा कि क्या हमारे शरीर में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना जा रहा है, प्रोटीन कितना जा रहा है, फैट कितना जा रहा है और विटामिन में हम क्या क्या ले रहे हैं। अब बात आती है कि मैम ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कहाँ से होती हैं। एग्रीकल्चर यानी कि खेती से। इन सबकी क्या होती है भाई, खेती होती है। जानेंगे अभी हम इस सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ के लिए भी कैसी होती है, अच्छी होती है। समझ रहे हो, ये सब सही तरीके से अगर हम खाएंगे पिएंगे ना तो हमें कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती है, हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मेन सोर्स होते हैं। क्यों हमारे भोजन के पौधे भी और जंतु भी मेन सोर्स क्यों हैं? क्योंकि हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं और हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी लेते हैं। समझ रहे हो, प्लांट से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलता है? तो जैसे हम फ्रूट्स लेते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं, है ना। साथ ही साथ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है जहाँ ग्रेन्स को भी क्या किया जाता है, अनाज को भी उगाया जाता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही। अब जैसे एग यानी कि अंडा हो गया, कुछ लोग जो हैं भाई वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उनको जो है मांस मछली भी खानी होती है, एग्स भी उनको कंज्यूम करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें मिलेगा कैसे? ऑब्वियसली एनिमल से ही तो मिलेगा ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ हम एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी ले रहे हैं और हम भाई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। जब हम दोनों ही चीज़ें ले रहे हैं ना, तो अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें फिर ये कहाँ से मिलेंगे? या तो ये हमें एग्रीकल्चर से मिलेंगे, है ना, ये हमें एग्रीकल्चर से मिलेंगे, या फिर हमें किससे मिलेंगे? पशुपालन। हम भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सही कहा है। हम अपनी चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एग्रीकल्चर के अलावा 140 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी। तो इस हैवी पॉपुलेशन, ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड नहीं है। हाँ, हम एग्रीकल्चर पर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम निर्भर तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम अपने जीवन यापन के लिए जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं उसके लिए पशुपालन भी होता है। कई तरीके के पशुओं का पालन किया जाता है ताकि उनसे जो चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त हो सके और हमारे लिए वो कैसी हो, यूज़फुल हो। क्या आप सभी को बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? वे स्टूडेंट जिन्हें ये लग रहा है कि भाई कौन सा चैप्टर मैम अब हम पढ़ रहे हैं, ये खाद्य संसाधनों में सुधार हमें क्यों पढ़ना है? अरे बेटा पढ़ना पड़ेगा, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिल रही हैं इसमें आपको, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये थी कहानी। स्क्रीनशॉट ले लिया पक्का? थोड़ा सा और साइड हो जाऊँ, ये लो। नाउ डन। अब आते हैं हम आगे की तरफ। सो हम प्राय समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में जनरली हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इनके तरीकों में भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, मतलब एक सोचने वाली बात है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन है। आपको पता है कि हमारे यहाँ स्टेट्स हैं कई सारे, हमारे यहाँ यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज़ है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। हम खुद भी, जैसे मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ तो मैं 5 स्टेट बोर्ड को कवर कर रही हूँ, मतलब यूपी का बच्चा भी पढ़ रहा है, एमपी का भी पढ़ रहा है, राजस्थान का भी पढ़ रहा है, ऐसे करके कई सारे स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप अपने घर से ये चीज़ें जो है कर पा रहे हो। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ही ज़्यादा है ना। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। आपके एनसीईआरटी में ये डिजिट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लेकर चले तो 140 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। अब जब जनगणना होगी तो हमें सटीक पता चलेगा कि कितनी है, बट फिर भी अगर हम मान के चले तो 140 करोड़ से ज़्यादा है। आपकी बुक में ये डिजिट लिखा है। इस बढ़ती हुई, और हाँ ये तेज़ी से बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। कोरोना आया, कोविड आया, तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है उनकी मृत्यु हुई, जनसंख्या उस समय तेज़ी से बढ़ी भी। सो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। क्या आपने सोचा है कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसी तरह से यहाँ पर भाई अन्न भी तो चाहिए ना। अन्न चाहिए बोले तो बेटा अनाज की भी ज़रूरत होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अब जो लोग पैदा हो रहे हैं, जिनका जन्म हो रहा है,
वो बिना अनाज के ही, बिना खाए पिए ही चल जाएंगे? नहीं, इन्हें भी अपना जीवन यापन करने के लिए फूड चाहिए, ठीक है ना। अब इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर या कृषि करना कोई छोटा काम नहीं है, और हम तो पूरी तरह एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। ये वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। अब मान लीजिए कि जहां पर पहले एग्रीकल्चर इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड में या भूमि के टुकड़े पे हो रहा होगा, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, अब इसका जो एरिया है उसे भी क्या कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज किया जाएगा। जहां अगर इतने से लैंड में पहले एग्रीकल्चर होकर हम सभी की जो डिमांड्स है उसे फुलफिल किया जाता है, तो वही अब उस लैंड को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर में होती हैं। हम तरीकों में अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस होने चाहिए, परंतु भारत में पहले से ही अधिक स्थान पर खेती होती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। हाँ, हमने सोच तो लिया, हमने ये सोचा कि भाई एग्रीकल्चर, जैसे लोग बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक काम करते हैं, पहले जिस पार्ट ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर होता था, अब उस लैंड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा और सेक्शन लेते हैं, ताकि और ज़्यादा लोगों को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करा सके, है ना। एग्रीकल्चर फिर और भी ज़्यादा, कृषि ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो सकेगा। बट हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले जो कृषि की जाती थी ना, वो एक लार्ज स्केल पर की जाती थी। अब ये पॉसिबल नहीं है कि उसे भी और क्या किया जाए, इंक्रीज। भाई लेकर कैसे आओगे, ज़मीन कहाँ से लेकर आओगे? खेती के लिए आपके पास ज़मीन कहाँ से होगी कि आप एग्रीकल्चर कर पाओगे? समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कृषि के लिए अधिक भूमि की उपलब्धता यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए फसल और पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। कई सारे प्रयास जो हैं किए गए, जो सफल भी रहे, कुछ असफल भी रहे, पर मोस्टली अगर देखें तो वो हमें सफल मिले। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया, अच्छा मैनेजमेंट भी किया, और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला। हमने हरित क्रांति का सहारा लिया, हमने श्वेत क्रांति का सहारा लिया। क्या लगता है आपको जब आप पढ़ाई करते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी आप 9th क्लास में आए हो, आपके माइंड में पूरे टाइम एक ही चीज़ चलती है कि मैम अब अगले साल ना 10th क्लास है, अब हम बोर्ड में जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब आप बोर्ड में जाने वाले हो। तो आपको ऐसा लगता है ना कि मैम जब हम बोर्ड में जाने वाले हैं तो एक बात बताइए कि अब हम पढ़ाई, मतलब हमें तरीके में चेंज करना पड़ेगा क्या? तो मान लीजिए कि आपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपके आए क्या, कम नंबर। आपने सोचा कि भाई अब तो है, इससे काम नहीं चल पाएगा, अगले साल बोर्ड है, तो मैं ना अपने तरीके में चेंज करता हूँ। फिर जब आप अगला एग्ज़ाम, हाफ ईयर एग्ज़ाम देने जाओगे, फिर आप अपने तरीके को चेंज करोगे, और हो सकता है कि उसका बेनिफिट हो या हो सकता है उसका लॉस हो, लेकिन आपने परिवर्तन तो किया ना। वैसे ही एग्रीकल्चर में भी है कि भाई इतनी लार्ज स्केल पर अगर हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, तो तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। हालांकि हमारे यहाँ फसलों के उत्पादन के कई तरीके हैं, आगे इस पूरे चैप्टर में वही हमें पढ़ना है, ठीक है। खैर, तो जल्दी से इसका भी क्या ले लेंगे हम, स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे की तरफ आए। अब हम इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। बिल्कुल सही, हमारे यहाँ नेचुरली या प्राकृतिक संपदाओं का इसमें उपयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो कृषि पर निर्भर है ना, वो कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों से कनेक्टेड है, प्राकृतिक चीज़ों से कनेक्टेड है। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है, हम मौसम संबंधी चीज़ों को ही क्या करते हैं, उनको उत्पादन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों के समय में, गर्मी के टाइम जो है उत्पादित होने वाली वस्तुओं को ही उत्पादन किया जाता है। बरसात के समय अदर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, सर्दी के टाइम अलग चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ या ना? मतलब पूरे साल जो है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अब जैसे भाई तरबूज है, तो वो तुम्हें सर्दी के टाइम थोड़ी ना मिलेगा, वो तो गर्मी के टाइम मिलेगा। समझ रहे हो ना? बरसात के टाइम जैसे ऐसी कौन सी कृषि होती है जिसे ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है? कई तरीके की चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें कम मात्रा में पानी चाहिए होता है। कुछ ऐसी भी होती हैं बेटा जिन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, जैसे वो क्या हो जाएगी, तो जैसे वो हो जाएगी हमारी धान। भाई इसे उगाने में ज़्यादा पानी चाहिए, तभी ये बरसात के मौसम में होती है। तो अगर मौसम साथ दे देना तो कृषि को और भी जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है वो फिर काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कई सारी चीज़ों का सही तरीके से उत्पादन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब कई बार ये चीज़ें जो है
खतरनाक बन जाती है। जैसे आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, कई बार पता चला बाढ़ आ गई तो पूरी फसल को बहा कर लेके चली जाती है। अब कई बार सूखा पड़ जाता है, वर्षा ही नहीं हो रही, भाई पानी थोड़ा तो चाहिए, पानी ही नहीं मिल रहा है तो फसल का उत्पादन कैसे होगा, नहीं हो पाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर अभी हम बात करें इन क्रांतियों की प्रक्रिया में, जो क्रांति अभी हमने पढ़ी है, इनकी प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर अब बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। अतः ये महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति ना पहुंचाए। बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे जो प्रयास है, हम जो फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए हमारे पर्यावरण को यानी एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति बिल्कुल ना पहुंचे। इसीलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब आते हैं आगे की तरफ जानते हैं केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है आपको कि भाई हम फसल उत्पादन को बढ़ा देते हैं इस लार्ज पॉपुलेशन के लिए और उसे गोदाम में जाकर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, है ना, लार्ज स्केल के लिए। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ रखा जाता होगा? बहुत अधिक मात्रा में अगर गेहूं का उत्पादन हुआ है, धान का उत्पादन हुआ है, दालों का उत्पादन हुआ है या दूसरी कई चीज़ों का उत्पादन हुआ है, तो भाई ये तो वो चीज़ें हैं जो पूरे साल चलती हैं। तो जब ये इनको प्रोड्यूस किया जाता है, जब इनका उत्पादन होता है, तो इन्हें किसी जगह पर तो हम तक पहुंचाने के पहले किसी जगह पर तो स्टोर करके रखा जाता होगा ना, इस लार्ज पॉपुलेशन के लिए। तो ध्यान से सुनो, फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदाम में संचित करने से ही हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कुपोषण की समस्या जो है ठीक हो जाएगी या फिर भूख की समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। कुपोषण मतलब समझते हो, कुपोषण मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर व्यक्ति को पोषण ही नहीं मिल रहा है, वो पोषण ग्रसित है, ग्रसित बोलना चाहिए या ऐसा बोलना चाहिए कि उसको पोषण मिल ही नहीं रहा है। एक होता है ना नॉर्मल व्यक्ति के एटलीस्ट चलो थोड़ी मात्रा में तो ऐसे चीज़ें मिलती जा रही हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन या फिर हम बोल सकते हैं अदर विटामिन के फॉर्म में। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हो पाने के कारण ये सारी चीज़ें लंबे समय तक उनके बॉडी में नहीं पहुँच पाती और वो कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। अब भाई फ्री में तो कुछ होता नहीं है। अगर हम जो है अनाज चाहते हैं, हमारे इतनी लार्ज पॉपुलेशन है तो लार्ज पॉपुलेशन के पास भाई पैसे भी होने चाहिए, तब जाके तो वो अनाज को क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। सो लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर ही निर्भर करते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। हम एग्रीकल्चर पर ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसीलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। अच्छा एक बात बताओ, लार्ज स्केल के लिए एग्रीकल्चर सही तरीके से हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जहाँ पर हम सबके लिए अनाज तो है। पता चला हमारे पास पैसे ही नहीं, अनाज कैसे खरीदेंगे भाई? तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपनी भूख की समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, चलो भाई। सो अभी हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन ही चल रहा है। अभी हम इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में ही हैं जहां मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन। बस अभी ये खत्म ही होने वाला है, देन हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट। सो कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को भी अपनाना चाहिए। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती को फॉलो करना चाहिए, अंतरा फसलीकरण करना चाहिए और संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। आप ध्यान से सुनो, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये मैम अब ये कौन सी चीज़ आ गई है। नहीं, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मिश्रित खेती क्या होती है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है अंतरा फसलीकरण क्या होता है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है संगठित कृषि प्रणाली क्या होती है ना। क्योंकि हमारे यहाँ कृषि के तरीकों में बदलाव किया गया है, परिवर्तन किया है, तो आपको वो परिवर्तन जानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए भाई पशुपालन, कुक्कुट पालन बोले तो मुर्गी पालन, ठीक है,
कुक्कुट पालन बोले तो मुर्गी पालन ही लिखना है, या मुर्गा पालन मत लिख लेना, है ना, मुर्गी पालन, ठीक है। तो उदाहरण के लिए पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ठीक है, और मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। हमें अपने तरीकों को चेंज करना होगा। आप हमेशा सेम तरीका फॉलो नहीं कर सकते ना। जैसे कि आप जिस तरीके से क्लास 6 में पढ़ाई करते थे, 7th में करते थे, 8th में करते थे और 9th में अब आप कर रहे हो, आप तरीके मैच करो। 6th में आप अलग तरीके से पढ़ाई करते थे, 7th में अलग, 8th में अलग, और 9th में आके आपका तरीका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। हाँ, वो एक अलग बात है अगर आप में से कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा हो तो, है ना, केवल वो टाइम पास कर रहे हो धक्का मार के कि अरे 9th निकल जाएगी, इतना क्या सोचना, है ना, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन भाई जो बच्चे समझ रहे हैं ना कि अभी 9th में आके जो आपका तरीका है, अब पता है 10th में जाओगे ना तो तरीका और चेंज हो जाएगा। तरीका चेंज हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ आप 6th क्लास में मान लो कि 8 घंटे पढ़ते थे तो 7th में आके आपने 6 पढ़ा, फिर 8th में आए तो आपने 5 घंटे कर दिया। ऐसा टाइमिंग को लेकर नहीं बोल रही हूँ। टाइमिंग आप जो भी रख रहे हो, भले ही 6 घंटे रखो, 8 घंटे, लेकिन आपने अपनी अप्रोचेस को क्या किया होगा, चेंज किया होगा कि मैं पहले ऐसे पढ़ता था, अब मुझे इस टॉपिक को या सब्जेक्ट को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने टाइम में भी ये कर लूँगा। और हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आपका वीक हो तो आप ऐसा बोल दो कि भाई इसे पढ़ने के लिए तो मुझे क्या करनी होगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं इसे ज़्यादा टाइम दूंगा। लाइफ में हर एक चीज़ को समय के साथ ना बदलना पड़ता है, अपनी अप्रोच को चेंज करना होता है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होती है, चाहे वो पशुधन की बात करें या फिर हम अपने फसलों की उत्पादन की बात करें, ठीक है। आते हैं अब हम फसल उत्पादन में उन्नति से शुरू करने के लिए। तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन होता है यहाँ पर कंप्लीट, और मैं आपको बताना चाह रही हूँ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो मैम फसल उत्पादन में उन्नति कैसे पॉसिबल है और क्यों होनी चाहिए। फसल उत्पादन में उन्नति नहीं होगी ना तो लार्ज स्केल के लिए फसल का उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। फसल का उत्पादन नहीं होगा तो हमें जो है हमारी क्रॉप्स नहीं मिल पाएंगी, अनाज नहीं मिल पाएंगे, अनाज नहीं मिल पाएंगे तो भाई हम तो भूखे ही रह जाएंगे। भूखे रह जाएंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं होंगे, पोषक तत्व नहीं होंगे तो हम बीमार होना शुरू होंगे, और हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति आ जाए कि शायद हमारी मृत्यु भी हो जाए, ठीक है। लोग हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर खाने की भी समस्या है, खाने के लिए भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। खैर हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं है क्योंकि भले ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन खाने पीने की कमी नहीं, लोग अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं। सो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना होगा ताकि हमारे शरीर में क्या मिल सके, ऊर्जा। तो इसके लिए हमें अनाज चाहिए, जैसे क्या, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जैसे मैं अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने क्यों थोड़ा सा समय लेकर कुछ चीज़ें समझाई, क्यों मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि भाई ये ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट ही हमें बॉडी में क्या देता है, एनर्जी देता है। और ये एनर्जी किन किन चीज़ों को खाकर मिलेगी, तो इन चीज़ों को खाकर, ना कि बाहर के फास्ट फूड को खाकर। समझ रहे हो? चलिए, अब जैसे होता क्या है ना, जैसे दालें हैं, हमने ये तो देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है, लेकिन अब दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे ये हमें मिलते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ दालें, जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। देखो, अगर प्रोटीन मिल रहा है इसका मतलब हमारे बॉडी की क्या हो रही होगी, ग्रोथ। इसका मतलब हमारे शरीर की क्या हो रही होगी, वृद्धि। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करता है। और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, अरंड हो गया, सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी से हमें क्या मिलता है, आवश्यक वसा मिलता है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो वसा होता है ये भी हमें शरीर में एनर्जी ही देता है, लेकिन ये कैसी एनर्जी देता है, डबल एनर्जी।
कैसी एनर्जी देता है? सो ये हमें डबल एनर्जी देता है। सो कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम खाते भी हैं, जब सुबह सोकर उठते हैं तब से लेकर रात में सोने के पहले तक दिन भर में न जाने कितनी चीज़ें खाते हैं पीते हैं। तो जो खाते हैं पीते हैं उसमें किसी न किसी फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होगा। अगर वो कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ होगी, उसमें प्रोटीन मिल रहा होगा यदि वो प्रोटीन से बनी चीज़ होगी, और उससे फैट मिल रहा होगा यदि उसमें मतलब वो फैट से बना हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में पहुंचना ही चाहिए। नहीं पहुंचेगी तो इनकी कमी से होने वाली डिसीजेस हमें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अब आप चाहते हो कि भाई सुबह उठते हो आपके बॉडी में एनर्जी रहे, आप अपने स्कूल की सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड कर सको, दोस्तों के साथ मूड सही रहे तो अच्छे से हंसी मजाक कर सको, इसी के साथ आपकी जो स्पोर्ट्स क्लासेस हैं आप वहाँ पर प्रॉपर टाइम दे सको, बीमार ना रहो, आप कहीं पे अगर जाना है आना है सारी चीज़ें सही तरीके से कर सको। तो ये कब हो सकता है? जब बॉडी में एनर्जी होगी। और अभी आप फॉर एग्जांपल 9th क्लास में है, 10th में जाओ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, सो आपके बॉडी में जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज हो रही हैं, जैसे जैसे आपके एज बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से ग्रोथ हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें बॉडी में जाएगी। लेकिन किस तरह से जाएगी? इन सब के फॉर्म में जाएगी। मान लीजिए कि मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं कि फैट इन इन चीज़ों से मिलता है, प्रोटीन इन इन चीज़ों से मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट ये सब खाने से मिलता है, जो बेसिकली अगर हम देखें घर की ही चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को साइड रख देते हैं और पूरी तरह से डिपेंड होते हैं बाहर की ही चीज़ों पर, तो यस, उससे हमें ऐसा कुछ तो नहीं मिलेगा जो सही तरीके से मिलना चाहिए, बल्कि 4 अलग चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि भाई हमारे शरीर में कुछ बीमारियां ही उत्पन्न हो जाए, बाहर का खाना खाने से हम बीमार हो जाए, हमें कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी वाली चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए ही चाहिए, वो एडिशनल है। वीक में 1 या 2 बार खाओ, हद से हद आप 3 बार खाओ, लेकिन आप पूरी तरह से उसी पर डिपेंड हो तो ज़रूर आप क्या हो सकते हो? बीमार। फिर आप ये मत सोचना कि आपके बॉडी की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपको जो खाना चाहिए उसे छोड़ के तो आप सब खा रहे हो। लेकिन हम हमारा बेसिकली ये सेक्शन जान रहे हैं कि ये चीज़ें हमें मिलती कैसे। ओके, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। हाँ, फैट हमें डबल एनर्जी देता है, लेकिन हमें डबल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल किसकी ज़रूरत है? एनर्जी। हालांकि आप कितना ही मना करो, फैट किसी न किसी फॉर्म में आपके बॉडी में जाता ही है दिन भर में। ओके, नेक्स्ट आते हैं सब्जियां हो गए, मसाले हो गए, फलों से हमें विटामिन तथा खनिज, लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही कहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वेजिटेबल्स खाते हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी न किसी फॉर्म में मसाले भी ले रहे हो, साथ ही साथ आप फ्रूट्स भी खाते हो, तो ये सब चीज़ें खाने पीने से हमारे शरीर में विटामिन की कमी नहीं होती है, खनिज लवण हमारे शरीर में उपस्थित होता है, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट्स खाए तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में क्या चला गया? कार्बोहाइड्रेट चला गया। तो सब्जियां भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आप पूरा अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, और अब आप ये दिमाग लगाओ कि ये सब हमें मिलती कैसे है। क्यों? क्योंकि इनको उगाया जाता है, इन सभी के सीज़न होते हैं, मौसम के अनुसार इन्हें उगाया जाता है, और इन्हें उगाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं। हमारे फार्मर्स इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो सब्जियां, मसाले, फलों से हमें विटामिन तथा खनिज, लवण और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें भी होती हैं, जैसे बरसिम हो गई, जई हो गई, सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में भी किया जाता है। क्लियर? तो ये थी थोड़ी सी कहानी मैंने जो आप सभी के लिए डिस्कस की है, और नाउ अब मैं आगे आ रही हूँ, आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कहा है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। अभी आपको समझा रही हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। दीप्ति काल सूर्य के प्रकाश से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों से मिल रहा है, तो जिन चीज़ों से मिल रहा है उसे उगाया जाना,
किस मौसम में उगाया जाएगा, किस तरीके से उगाया जाएगा, किस तरीके की मिट्टी प्रयुक्त तो होगी उसके लिए, उसमें पानी कितना लगेगा, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, धूप कितनी चाहिए, थोड़ी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, किस तरह की खाद का उसमें प्रयोग होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसके आधार पर उसे उगाया जाता है। इसी के लिए बोला जा रहा है कि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, जैसे तापमान हो गया, दीप्ति काल हो गया, जो बेसिकली सन के लाइट के से रिलेटेड है। तो दीप्ति काल की आवश्यकता होती है जिससे कि उसकी समुचित वृद्धि में हो सके और अपना जीवन चक्र वो पूरा कर सके। अब ये तो आप सभी को पता है कि इन्हें उगाने के लिए सनलाइट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सुनो, दीप्ति काल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये सनलाइट से रिलेटेड होता है और पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि जो होती है वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पुष्प आते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बिल्कुल टाइम टू टाइम जैसे ग्रो होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही ग्रो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो सब उन्हें मिल गई। और उन्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस चीज़ की आवश्यकता थी? भाई वो थी सनलाइट बेटा। किस चीज़ की ज़रूरत थी उनको? तो उनको ज़रूरत थी सनलाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये होता है सूर्य का प्रकाश। ये क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। तो किसकी आवश्यकता होती है? सनलाइट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अभी तो आप क्लास 9th में हो और हम अपने बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर को पढ़ रही हैं। तो याद कीजिए कि मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया हुआ है टिश्यू वाले चैप्टर में, ऊतक वाले चैप्टर में, कि सनलाइट से प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़कर रखी है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी जानकर रखी है। आपको नहीं ध्यान है तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनका कौन सा सेक्शन है जो खाना बनाता है। मैंने आपको बताया था कि भाई वो है लीफ, यानी कि पत्ती ही एक ऐसा पार्ट होता है बेटा जो क्या करती है? खाना बनाने का काम करती है। पत्ती को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो हमने जाना था वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लांट है और प्लांट के किस सेक्शन में खाना बनेगा? वो बनता है लीफ वाले सेक्शन में, पत्ती वाले सेक्शन में, पत्ती वाले भाग में, है ना। पत्ती वाले सेक्शन में, पत्ती वाले भाग में खाना बनता है। और इसे क्या चाहिए होती है? भाई सन से चाहिए होती है सनलाइट, एंड एटमॉस्फेयर से क्या चाहिए होती है? एटमॉस्फेयर से CO2, और भाई इसको पानी की भी ज़रूरत होती है जो इसे रूट्स के थ्रू मिलता है ना, खनिज भी मिल जाता है। और जब ये खाना बना लेता है तो फिर क्या रिलीज कर देता है? O2, और इसे क्या मिल जाती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के रूप में इसे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ये क्या करेगा? उस ऊर्जा को पौधे के हर एक सेक्शन में, हर एक भाग में टिश्यूज के माध्यम से, ऊतक की सहायता से पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कहानी जो हमने अभी जानी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, है ना। खरीफ फसल कहलाती हैं जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। आपने खरीफ की फसल, रबी की फसल ये तो सुना ही होगा, और इतनी सारी वैरायटीज़ हैं हमारे यहाँ फूड की। अभी तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले तक आपसे केवल ये बात की थी कि ये चीज़ें खाने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिल रहा है, लेकिन अब ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है कि ये उगाई कैसे जाती हैं। तो इसकी थोड़ी प्रोसेस तो मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ी सी, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये जानना कि जितनी भी तरह की चीज़ें अभी हमने जानी वो सब एक ही सीज़न में नहीं उगाई जाती, कि सबकी सब गर्मी में उगाई जा रही हैं या बरसात में या फिर सर्दी में, नहीं। सबका टाइम कैसा होता है? अलग अलग होता है। अगर आप बिना उनके मौसम के अनुसार उसे उगाने की कोशिश करोगे वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको उगने में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कम पानी में भी ग्रो कर जाती हैं, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो बरसात में, कुछ ऐसी होती है कम पानी में, यानी उन्हें मान लो धूप की ज़रूरत है तो वो गर्मी में, और कुछ ऐसी होती हैं जो बरसात में ही उगाई जाती हैं।
ठीक है। सो कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम विशेष रूप से भाई वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं वो खरीफ की फसल कहलाती है। जून से आरंभ होती है जब से वर्षा ऋतु शुरू होती है, और जब वर्षा ऋतु खत्म होती है हम लगभग मान सकते हैं अक्टूबर, तब तक ही उगाई जाती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। कब से कब तक होती है, तो ये होती है नवंबर से अप्रैल मास तक, यानी कि ठंडी के मौसम में ये उगाई जाती है। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द जो है ये किसकी फसल है, खरीफ की फसल है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इन्हें उगाने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, इसीलिए ये कब उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में। वहीं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा जो अलसी है ये रबी की फसल है जो कब उगाई जाती हैं, तो ये उगाई जाती है ठंडी के टाइम, है ना। कब से कब तक, तो अप्रैल नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसे उगाया जाता है जब थोड़ा सा मौसम कैसा होता है, ठंडा। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब हम भारत में सन 1952 से सन 2000 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। और एक्चुअली में ये वृद्धि होना ना ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इसका वृद्धि करना भी आवश्यकता था। आपको तो पता है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इन चीज़ों को ग्रो करना होगा, ठीक है। तो भारत में सन 1952 से लेकर 2000 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि जो अन्न की पैदावार है उसमें 4 गुनी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अन्न को पैदा करने में बोल सकते हैं ये 4 गुना जो है इसमें वृद्धि हुई है। यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनकी 3 चरणों में बांट सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले है बीज का चुनाव करना, दूसरा फसल की उचित देखभाल करना, और तीसरा है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। और ये भले ही एक लाइन में आपको दिख रहा है पर ये पूरी प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कई सारे लोगों का सपोर्ट लगता है, कई सारी टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट लगता है, तरह तरह के अच्छी किस्म के बीजों की ज़रूरत होती है, मिट्टी में उर्वरता है या नहीं इसका ध्यान रखा जाता है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर ही अच्छी तरह से फिर फसल का उत्पादन हो पाता है। समझ पा रहे हैं क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यहाँ तक की कहानी बेटा आप सबको अच्छे से तो क्लियर हो रही है ना, ठीक है। सो सबसे पहले बीज का चुनाव करना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है कि हम जिस भी फसल का उत्पादन करने जा रहे हैं उसका बीज का चुनाव किया जाए, क्योंकि मार्केट में जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो थोड़े से सस्ते होते हैं तो क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। कुछ बीज कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अगेन क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन यह है कि सब बहुत अच्छी चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर फार्मर इक्वल नहीं है, सारे ही किसान समान नहीं है। तो सबसे पहले बीज का चुनाव, दूसरा फसल की उचित देखभाल, और तीसरा है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। ये इतनी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को हम कुछ वर्गों में बांट सकते हैं, और वो ये हैं वर्ग जो हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला है फसल की किस्मों में सुधार करना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ उठता है कि मैम इनकी किस्मों में सुधार किया कैसे जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि फसल उत्पादन प्रबंधन, तो ये कैसे किया जाए। और फिर लास्ट है फसल सुरक्षा प्रबंधन। ये तीनों जो हमारा पॉइंट है इन्हीं में ही हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो 1 बाय 1 करके अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फसल की किस्मों में सुधार कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और इस पूरे चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 3 ही हैं। हालांकि हम आगे पशुपालन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे बीच में आएगा खाद क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, अनाज का भंडार कैसे किया जाता है, और भी तरह तरह की चीज़ें जो आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम क्लास 9 में आके, है ना, अगेन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैम क्लास 9 में आके हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये हमारे काम का थोड़ी है, हम थोड़ी खेती किसानी करने जाएंगे, तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खेती किसानी करने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपके क्लास 9 की बुक में ये टॉपिक दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच समझ के तो दिया ही होगा, ऐसे हवा में तो चीज़ें नहीं दी जाती हैं। इसका मतलब
आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो, एग्रीकल्चर का भी नॉलेज हो। दैट्स वाई ये चैप्टर आपकी बुक में है। तो इसीलिए बिल्कुल मन लगा के सीरियस होकर पढ़ो कि भाई हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये क्यों है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का तरीका क्या है, किस तरीके से खेती की जाती है, किन किन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। ओके, तो अब हमारे इसी में फसल की किस्मों में सुधार सबसे पहले इससे पढ़ने के लिए, ठीक है, यहीं से हम थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं। सो फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर फसलों की किस्म ही अच्छी नहीं है तो फिर फसलों का उत्पादन कैसे अच्छा हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो कि तुम एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो और तुमने पढ़ाई ही नहीं करी है, तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे क्या? वहाँ पे तुम एमसीक्यूज देखकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 करोगे तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे क्या? नहीं। अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब तुम्हारी प्रॉपर प्रिपरेशन होगी, अच्छे से तुम पढ़कर गए होगे, तभी तो ये चीज़ें हो पाएंगी। तो सेम यहाँ पर भी है, अगर फसलों की किस्में अच्छी नहीं होंगी तो फसल का अच्छे तरीके से उत्पादन नहीं हो सकता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। और फसल के किस्मों में इच्छित गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए कुछ उपयोगी गुण होने चाहिए। सबसे पहले उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए ताकि वो हर एक चीज़ से क्या कर सके, फाइट कर सके। हम बेसिकली बोल सकते हैं जैसे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना कि वो अच्छा होना चाहिए ताकि हम चीज़ों से फाइट कर सके, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी बोला जा रहा है, फसलों के उत्पादन के लिए भी बोला जा रहा है कि फसलों की किस्म ऐसी होनी चाहिए कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो, अच्छी हो, ताकि वो तरह तरह के रोग, भाई पौधों को भी फसलों को भी तो रोग लग सकते हैं ना, इनको भी बैक्टीरिया से, इनको भी फफूंद से, कई तरीके की बीमारियां जो है वो लग जाती हैं। तो उससे लड़ने की इनके पास क्या होनी चाहिए, क्षमता। उर्वरक के प्रति अनुरूपता होनी चाहिए, उत्पादन की अच्छी सी गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए और उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? ताकि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए तो ये रिप्रोडक्शन प्रजनन के थ्रू ही हो सकता है। सो फसल की किस्मों में इच्छित गुण, जो हमारी इच्छा के गुण हैं, जो हम चाहते हैं कि फसलों में ये गुण रहे, तो इसके लिए क्या कराया जाता है, संकरण द्वारा ये गुण इनमें डाले जाते हैं। एक्चुअली में जो फसल का उत्पादन होता है, यानी कि जो इनके पौधे होते हैं, इनका आपस में क्या कराया जाता है, संकरण। जब आप क्लास 10th में जाएंगे, वहाँ एक आनुवंशिकता वाला चैप्टर उसे पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ उस पूरे चैप्टर में संकरण ही पढ़ना है ना। हालांकि यहाँ पे उसका इतना पार्ट नहीं है, पर यह संकरण के थ्रू यहाँ पर आप अपनी चॉइस करके इनमें आपस में संकरण पौधों का कराकर क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा का जो गुण है वो उसमें देख सकते हैं। संकरण विधि में होता क्या है, तो सुनो, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं, है ना। तरह तरह के जो आनुवंशिक गुणों वाले पौधे होंगे ना, मतलब वो पौधे जिनमें जो गुण आपको चाहिए वो उनमें विशेष रूप से देखने को मिलेगा, तो उनका आपस में क्या करा दिया जाता है, संकरण। और ये संकरण अंतरा किस्मीय यानी विभिन्न किस्मों में भी हो सकता है, अंतर स्पीशीज यानी एक ही जीन्स की दो विभिन्न स्पीशीज में भी हो सकता है, या फिर अंतरावंशीय विभिन्न जेनेरा में भी हो सकता है। इनमें से किसी में भी ये हो सकता है। जैसे अब हमारे माइंड में चल रहा है ना कि मैम इनमें कैसे हो सकता है, तो इन लोगों में हो सकता है। और फसल सुधार की दूसरी विधि है इच्छित गुणों वाले जीन का डालना, और इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकी रूपांतरण फसल प्राप्त होगी, यानी कि जैसा आप चाहते थे आनुवंशिक रूप से उसी तरह की फसल फिर आपको प्राप्त होगी अगर संकरण इस तरह से कराया जाता है तो, ठीक है। अब नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, ये अच्छा उत्पादन दे सके। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो अब यही है ना। और वो क्या है कि नए प्रभेदों को अपनाने से पहले ये आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है, अच्छा उत्पादन दे सके। भाई जो भी किस्म हमें प्राप्त हो रही है ना, हमें जो नए प्रभेदों को अपनाने की बात चल रही है, एटलीस्ट उसमें ये सारी कैपेबिलिटी तो हो या कैपेसिटी हो कि वो हर एक चीज़ से क्या कर सके, फाइट कर सके, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हो
किसी भी क्षेत्र में वो हो, सबसे फाइट कर सके। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, जिसके लिए किसानों के पास क्या होने चाहिए भाई, उनको अच्छे बीज उपलब्ध कराना चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित हो जाए। सो भाई बीज का अंकुरित होना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आंधी, बाढ़, तूफान, सूखा, कुछ भी क्यों ना हो, बीज की किस्म ऐसी होनी चाहिए कि वो हर एक स्थिति में सर्वाइव कर जाए। ऐसा क्यों? रीज़न इसके पीछे ये है कि हम वैसे भी मौसम संबंधी चीज़ों पर निर्भर होते हैं। एग्रीकल्चर कैसे होता है? मौसम पर निर्भर करके ही तो है ना। अब जैसे बारिश में अगर हम किसी फसल का उत्पादन करने जा रहे हैं, ये सोचकर कि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होगी या इस फसल को उत्पादन में तो ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसे हम बारिश के टाइम ही उगाते हैं। अब मान लो वर्षा नहीं हुई, फिर क्या होगा? तो हम सिंचाई का सहारा लेंगे। सिंचाई के सहारे लेने पर वो बारिश फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी जितना पानी उसे चाहिए होगा। तो फिर भी जो किसान होंगे ना, वो उस बीज का या उन फसलों की किस्म का यूज़ करेंगे कि भाई वो उस स्थिति में भी क्या कर जाए, अच्छे से ग्रो कर जाए, क्योंकि उन्हें बाकी सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट मिलेगी। इवन सिंचाई का सहारा भी लिया जाएगा और वो सर्वाइव करेंगी उस स्थिति में। ठीक है। सो कृषि प्रणालियाँ तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मौसम भी इम्पॉर्टेंट है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है ये भी मैटर करता है। कई बार मिट्टियाँ अच्छी नहीं होती हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन करने में या फसल के उत्पादन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या फिर प्रॉब्लम आते हैं। और पानी की उपलब्धता, पानी भी तो चाहिए ना। अब मान लो वर्षा नहीं हो रही, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंचाई का सहारा लिया जाएगा। अब एक पॉइंट उठता है कि सिंचाई का सहारा कैसे लिया जाता है, सिंचाई के तरीके क्या क्या हैं। सो इरिगेशन यानी कि सिंचाई के तरीके आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये वीडियो वैसे भी मैंने आपको बताया ही है कि 3 पार्ट में मिलेगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सिंचाई के तरीके कौन कौन से होते हैं, कुएं का सहारा कब लिया जाता है, नलकूपों का सहारा कब लिया जाता है, छोटे छोटे तालाबों की हेल्प कब ली जाती है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर जानेंगे। ठीक है। इसी के साथ हाँ, चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है। अब ये इतना आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि इस बार सूखा पड़ जाएगा या फिर इस बार जो है बाढ़ आ सकती है, इतना पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये ऑल ऑफ सडन होती हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें, ना आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, ना ये आप अत्यधिक मात्रा में इसको पूर्वानुमान लगा सकते हो। इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हुए जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सके, यानी कि इस तरह की किस्म का उत्पादन हो कि वो हर एक परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें सर्वाइव कर सके। ठीक है। अब आते हैं किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक। इतनी देर से हम तरह तरह की किस्मों की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, सबसे लास्ट में, अब ये बिल्कुल एंड की कहानी चल रही है और इसमें हम कुछ फैक्टर्स यहाँ पर पढ़ते हैं इसको लेकर, है ना। कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसके कारकों को लेकर, मतलब इसके कुछ फैक्टर्स यानी कि कारक को जानते हैं। सो किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक ये रहे। सबसे पहला, उच्च उत्पादन। क्या बोला जा रहा है? उच्च उत्पादन। सो प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना सबसे पहला पॉइंट। दूसरा है उन्नत किस्में। सही कहा भाई, उन्नत किस्मों का प्रयोग करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो फसल उत्पादन की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। हर एक फसल की अपनी एक क्या होती है, फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में कैसी होती है, अलग अलग होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता होती है, और फल तथा सब्जियों में संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। और अगर इसे संरक्षण नहीं मिलेगा तो फल और सब्जियां जिनका जीवन काल बहुत लंबा वैसे भी नहीं होता है, आपको क्या लगता है जो हमारे घर में वेजिटेबल्स आते हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, आप कितना लेके जा सकते हो? खराब हो जाएंगे, आप खुद ही नहीं खाओगे। फॉर एग्जाम्पल बनाना है, 1-2 दिन में गलना स्टार्ट कर देंगे, कितना ही ध्यान से रखो, नहीं चलो बहुत ध्यान से रखोगे, 2-3 दिन बाद तो वो गलना शुरू ही कर देंगे, है ना। तो ये इनका जीवन काल वैसे भी लंबा नहीं है, इसलिए इनका संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहले शायद कभी पढ़ा हो स्कूल में, है ना, हालांकि अभी भी आप स्कूल ही जाते हो, लेकिन पहले मतलब 6th, 7th, 8th में आपने कभी बायोटिक और एबायोटिक के बारे में शायद पढ़ा हो, जिसे हम जैविक और अजैविक बोलते हैं। सो चलो एक काम करते हैं, उन्नत किस्मों में हम जैविक और अजैविक के बारे में जानते हैं। सो जैविक में कई बार ऐसा होता है कि रोग, कीट तथा निमेटोड, तथा अजैविक बोले तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाना
जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे सूखा हो गया, क्षारता हो गई, जलाक्रांति, गर्मी हो गई, ठंडा है, पाला है, परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। बिल्कुल इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में जो है वो फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। मतलब ऐसी किस्मों का उत्पादन होना, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे वो आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सूखा हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन हर स्थिति में वो क्या कर सके, सर्वाइव। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि उन्नत किस्मों में सुधार कैसे किया जाए, उसके क्या क्या फैक्टर्स है। तो हमने जैविक और अजैविक कारक को भी जाना। परिपक्वन काल में परिवर्तन, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सो वो है परिपक्वन काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं और कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। बिल्कुल सही कहा है। और समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल भी ये बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगाना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकता है। इसका मतलब पता है क्या है, अब भाई फार्मर्स के पास क्या होता है, भूमि का टुकड़ा होता है। तो स्मार्ट वर्क क्या बोलता है कि ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जो बहुत लंबी ना चलती हो। जैसे कि मान लो फसल का उत्पादन ऐसा होना चाहिए कि एक फसल को उगाया, उत्पादित किया, फिर उस पर दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल, मतलब साल भर में जो फसलें हैं वो उगाने की प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है परिपक्वन काल में परिवर्तन। ठीक है। सो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा खर्चा भी होगा, फिर कटाई में भी देरी होगी, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकता है। कम समय के कारण फसल उत्पादन में धन भी कैसा खर्च होता है, कम। नेक्स्ट आते हैं व्यापक अनुकूलता। सो व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा और एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है, चाहे किसी भी तरह की कोई भी जलवायु क्यों ना हो। ओके, चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, वेरी इंपॉर्टेंट। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण होती हैं। जो चारे वाली फसलें होते हैं ना, उनके लिए लंबी और सघन, या सघन बोले मतलब समझ रहे हो, डेंस, काफी ज्यादा आपस में घनी बोल सकते हैं। तो ऐसी शाखाएं कैसी होती हैं, ऐच्छिक गुण होती हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। अब ऐसी स्थिति में पोषक कैसे लगेंगे, कम, ताकि फसल क्या होगी, आसानी से उग सकेगी। और इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। सो वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये है मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स। बाकी आप मेरी क्लासेस YT पर ले सकते हैं, एप्लीकेशन पर, और वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के थ्रू भी आप जुड़कर मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ये है हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, और ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।